गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कुछ हमें डाउट, होमवर्क में डाउट है क्या? होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम? अच्छा, लास्ट टाइम होमवर्क नहीं था। ठीक है, ओके। तो फिर हम लोगों को अब आगे पढ़ना है ना। तो देखो, हम लोग अभी लास्ट टाइम वेक्टर को 3D में रिजॉल्व करना देखा था। हमने क्या देख लिया था? हमने ये देखा कि अगर कोई वेक्टर है, कोई आर वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल पर है और जेड एक्सिस से कुछ गामा एंगल पर है। यार अभी इससे मैं वो पीपीटी यूज करने वाला था पढ़ाने के लिए, तो कुछ चीजें पीपीटी में रेडी हैं, जो रेडी नहीं रहेंगी वो ऐसे लिख के करा दूंगा, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो कोई अगर मैंने वेक्टर लिया ना, अगर मैंने कोई ऐसा वेक्टर लिया जो कि एक्स एक्सिस से एंगल पता है, वाई एक्सिस से पता है और जेड एक्सिस से पता है, तो हमें पता है तीनों डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या क्या आ जाएंगे। तो हमने एक्स वाला कंपोनेंट लिख लेंगे, जेड वाला लिख लेंगे, वाई वाला लिख लेंगे। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस अल्फा, वाई डायरेक्शन का आर कॉस बीटा और जेड डायरेक्शन का आर कॉस गामा। तो वेक्टर को अब हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर इक्वल टू आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप और आर कॉस, ये गलत लिख दिया है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। और कभी भी वेक्टर का अगर हमें एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है और जेड कंपोनेंट पता है, तो वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई जे के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहां तक हमने कल देख लिया था ना। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो अरे यार, एक ये फर्स्ट पेज पे ही लिख दिया। एक्चुअली पहला पेज पे ये था। वेक्टर लेक्चर 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना आज। ये रेजोल्यूशन आज पढ़ेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम करते हैं ना। सपोज एक वेक्टर है 3 i कैप, 4 j कैप, 12 k कैप, और एक वेक्टर है कुछ i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आपको बताना है फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू a vector and magnitude is equal to magnitude of vector b। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी गिवन वेक्टर। तो हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो कि पैरेलल टू ए हो, मतलब ए के डायरेक्शन में हो, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी वाले वेक्टर के इक्वल। ट्राई करो बच्चों। सही है सिमरन, वेरी गुड। सॉल्व किया जाए। बच्चों सॉल्व किया जाए। देखो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड ए के बी के बराबर हो। मान लो वो वेक्टर हमारा कोई आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और आर वेक्टर और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर मैं आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखूं और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखूं तो दोनों सेम होंगे ना, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अगर लिखना होता है तो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? उस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इनटू जिस डायरेक्शन में उधर का यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना। कोई भी वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो मॉड आर इधर रहता है ना, और आर लिखना है तो मॉड आर को इधर कर देते हैं। कोई भी वेक्टर लिखना है अगर हमें, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। जैसे एग्जांपल में हम लोग 5 आई कैप लिए, तो 5 मतलब मैग्नीट्यूड और आई कैप मतलब डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड हमें पता है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यहाँ बी का मैग्नीट्यूड डाल देंगे, और डायरेक्शन कहाँ से देंगे? ए का यूनिट वेक्टर यहाँ रख देंगे, क्योंकि ए का यूनिट वेक्टर ही आर का यूनिट वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे?
आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना निकालोगे बच्चों, यहां से बताओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आपका 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। फिर यूनिट वेक्टर लिखना है आर कैप, आर कैप मतलब ए कैप लिखना है, ए कैप कैसे लिखोगे, तो ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो अब देखो यहाँ पर ए का वेक्टर कितना है, 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 12 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 13 आ जाएगा ना, कर लोगे सभी ने, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा ए कैप आ गया। अब यहाँ ए कैप की वैल्यू डाल दो, तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो, 9/13 आई कैप 12/13 जे कैप और 36/13 के। समझ आ रहा है बच्चों, अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, और डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। समझ आया बच्चों, ठीक है आगे चलें फिर, या नोट कर लो पहले। चलो फिर अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल। तो इस वेक्टर के लिए हमें बताना है कि फाइंड पार्ट 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। ट्राई करो दोनों ये प्रॉब्लम, केवल हमें एंगल्स दिए हैं ना, अल्फा बीटा गामा दिया है, तो हमें बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। अबे समरन, सब तुम लग रहा है दे पढ़ बढ़ के आए हो आज लग रहा है। समरन ने बता दिया आंसर। तुम लोग ऐसा तो नहीं पहले से वीडियो वीडियो देख लेते हो लास्ट ईयर वाला, ऐसा मत करना बच्चों, नहीं बार बार वही एक ही चीज देख के क्या फायदा, पहले एक बार देख लो फिर लाइव पढ़ रहे हो, उसकी जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग करो जब तक नहीं हुआ है तो।
सही है सिमरन, सही है आंसर। कुछ सोच पा रहे हो बच्चों क्या होगा इसमें? सॉल्व किया जाए बच्चों अब। हाँ सिद्धि 1 और 2। बाकी लोग क्या बोलते हो? देखो बच्चों अब इसमें हमें अगर कोई भी वेक्टर के एंगल्स दिए ना अल्फा बीटा गामा, तो उन एंगल्स को यूज करके पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसको यूज करते हुए प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे। तो आप मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कोई वेक्टर है, तो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। कोई वेक्टर हमने मान लिया मैग्नीट्यूड 1 का है और वो एंगल बना रहा है अल्फा बीटा और गामा। तो उस वेक्टर को आप क्या लिखोगे? अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको यूनिट वेक्टर लिखोगे ना।
और उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, 1 cos अल्फा आई कैप, तो मतलब cos अल्फा ही आ जाएगा ना, 1 cos अल्फा आई कैप, 1 cos बीटा जे कैप, और 1 cos गामा के कैप ना। 1 हर जगह रहेगा तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 cos अल्फा मतलब केवल cos अल्फा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। समझ आ रहा है बच्चों, अगर हमें केवल एंगल्स पता है तो हम cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप और cos गामा के कैप लिख देंगे, तो उससे हमें उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब देखो, ये हमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, इसका यूज करके हमें यूनिट वेक्टर मिल रहा है। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन बताने के लिए हमें कोसाइंस को यूज करना पड़ रहा है ना, इनके एंगल्स के कोसाइन। तो इसलिए हम इनको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इसको हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ना तो यहाँ पे जो ये cos अल्फा होगा, cos बीटा होगा और cos गामा होगा, इसका यूज करके हमें जो भी वेक्टर था उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये लोग डायरेक्शन बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब डायरेक्शन बताने वाला ये कॉस है ना। अगर आपको कभी भी पूछा जाए फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की बात चल रही है। सबको क्लियर है बच्चों। अब आप यहाँ पे ये बताओ कि अगर आपको पूछा जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो ना, अगर आपको बोला जाए कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस वेक्टर का, ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और मैग्नीट्यूड निकालने वाले फॉर्मूले में डालो इसको। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ना आर कैप का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और ये सब हमें पता है किसके बराबर आना चाहिए, 1 के ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो हम इससे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया ना। अब अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो आप ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट के लिए आपको साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख देंगे ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब ये 1 3 बार आया ना, 1 1 1, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और माइनस कॉमन कर लो, कॉस वाले सारे टर्म एक साथ लिख दो। अब इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट से हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट 1 के बराबर है। समझो ना, ये वाला पूरा पार्ट 1 के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? अगर हमें अल्फा बीटा गामा दिए होंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइन का सम कितना होता है, उनके साइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, हमने वो निकाला। नोट कर लो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। बस आपको ये वाला याद रखना है, फर्स्ट पार्ट में ये याद रखना है, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया है वो याद रखना है कि अगर हमें कोई भी वेक्टर के अल्फा बीटा गामा एंगल्स पता है तो उस डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं और ये वाला टर्म याद रखना है, ये वाला, ये दो चीजें बस याद रखनी है। जो जो याद करना है मैं उसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बॉक्स में बना देता हूँ ना। और ये ध्यान रखना है कि इनको बोलते क्या है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा कि मान लो डायरेक्शन को साइन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। अरे बंसाली जी, ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 क्यों आया। ये देखो, ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर लिखा है, आपने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और एंगल था अल्फा बीटा गामा, तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा, 1 कॉस अल्फा क्या देगा, एक्स कंपोनेंट ना, 1 कॉस बीटा। देखो भाई, कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो, कोई भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लो, वो तीनों एक्सिस से कुछ एंगल तो बनाएगा ना। सानिध्य, क्रेस्ट, कोई भी वेक्टर अगर हम ले लें जो जिसका मान लो मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो तीनों एक्सिस से कुछ तो एंगल बनाएगा ना। तो उस यूनिट वेक्टर को मैं रिजॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 कॉस अल्फा आई कैप, 1 कॉस बीटा जे कैप, 1 कॉस गामा के कैप। तो इसका मतलब होता है कि जो उसके जो एंगल्स होते हैं उनका रिलेशन इससे हमें मिल जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये आ जाएगा। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए मैग्नीट्यूड 1 होता तभी ये लिख पाते, ऐसा नहीं है। अल्फा बीटा गामा दिए हैं, कोई भी वेक्टर होता तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप ऐसे लिखते। मान लो कोई और वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है और 10 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही लोगे ना, और एंगल अल्फा बीटा गामा है तो उनको लेकर के ऐसे लिख दोगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेस सानिध्य, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ना आप ऐसे सोच रहे हो कि क्या यूनिट वेक्टर उधर 1 हमने माना तभी ऐसा हो पा रहा है। ना अगर कोई भी वेक्टर है वो कितने भी मैग्नीट्यूड का हो, मान लो 10 मैग्नीट्यूड का है, लेकिन मैंने उसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर ले लिया, एंगल जो 10 वाला बनाएगा वही 1 वाला भी बनाएगा ना। समझ आ रहा है, जो 10 वाला बनाएगा वही 1 वाला बनाएगा, तो मुझे वेक्टर जो भी था वेक्टर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो मैं लिख दूंगा ना, 1 का मैग्नीट्यूड लेकर के एंगल वही रहेंगे, ऐसे लिख दूंगा। तो ये यूनिट वेक्टर, ये 10 के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर है ना। 10 भी लोगे तो भी आएगा, 10 लोगे तो 10 कॉस अल्फा, 10 कॉस बीटा, 10 कॉस गामा, और फिर 10 से डिवाइड कर दो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। हाँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो
ना, एक्चुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही होगा ना। यूनिट वेक्टर तो यूनिट है ना भाई, उसका मैग्नीट्यूड तो वन ही होगा। और समझाऊं प्लीज इस बात को, या अब हो गया, क्लियर हो गया? क्रिस जल्दी बता, कोई लैग तो नहीं लग रहा? बहुत लेट आ रहा है रिप्लाई। और समझा दूं? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, 2 मिनट से एक्स्ट्रा, 2 मिनट जल्दी समझा दूंगा। एक, अगर कोई भी वेक्टर होता ना, मान ले कोई कोई वेक्टर है आर वेक्टर ना, वो अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, और गामा एंगल बना रहा है, तो इस आर वेक्टर को मैं क्या लिखता? इसका मैग्नीट्यूड आर है कुछ ना, तो आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप, और आर कॉस गामा के कैप, ऐसे लिखता ना। फिर अगर मुझे इस डायरेक्शन का, आर के डायरेक्शन का मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, आर कैप चाहिए, मतलब आर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा? आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे डाल दो, आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। वो आर का मैग्नीट्यूड आर है ना, तो आर कॉमन होके कट जाएगा। तो समझो ना, कोई भी अगर वेक्टर हमें दिया है, भले वो यूनिट मैग्नीट्यूड का नहीं हो, लेकिन उसके एंगल पता है, अल्फा बीटा गामा, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आएगा? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। यूनिट वेक्टर अगर इतना आएगा तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फिर उससे वही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा के सम हुआ। फिर समझ आया भाई? ये नोट करना है। लास्ट वाला स्लाइड हो गया था नोट ना? चलो अगले स्लाइड पर। वो नोट हो जाए तो तुरंत बोल दो ना, ये नहीं कि बैठा के रखा हुआ है। ये हुआ नोट? करो जल्दी प्लीज।
चलो अब आगे देख रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर कुछ छूट भी जाए लिखने के लिए तो बाद में अपन ये सेंड करने वाले हैं नोट्स में, तो उससे लिख लेना। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, और इस पे अभी एक दो प्रॉब्लम करेंगे। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ आपको दिया है 10, और इसका हमें एंगल अल्फा बता दिया है 45 डिग्री, एंगल बीटा बता दिया है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कितना कैसा होगा। कंपोनेंट फॉर्म मतलब इसको आई जे के में कैसे लिखोगे। हम आपको दो ही एंगल बताए गए हैं। हो गया विनय, कैसे किया बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अच्छा कंप्लीट हुआ नोट करके, अरे यार समीरन ने तो कर ही लिया होगा। ये तुम लोग यार चीटिंग कर दे रहे हो यार, तुम लोग वीडियो पक्का देख रहे हो पहले से ही, यूट्यूब का फायदा उठा रहे हो। समीरन ने फिर से आंसर बता दिया। अनम्यूट करके बता समीरन कैसे किया तूने। सर वो अल्फा बीटा दिया है एक तो मिनट आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो अब। सर अल्फा और बीटा दिया है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आएगा, तो वेरी गुड हाफ वेरी गुड। प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आएगा, तो हाँ गामा 60 डिग्री होगा। ओके ठीक और किया है, बट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तेरे से, और एक बार सोच ले। लगभग सही है तेरा, आधा सही है बोल सकते हैं। ये सबको पता है एक वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। एक वेक्टर को लिखने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर के एंगल चाहिए तीनों, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। आपको देखो यहाँ पे एक्स वाला एंगल दिया है, वाई वाला एंगल दिया है, जेड वाला एंगल नहीं दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो एंगल कितना है, जीरो है कि नहीं अभी हमें नहीं पता। हाँ, ऐसा नहीं कि दो एंगल दिए हैं तो तीसरे को आपने जीरो ले लिया, हमें नहीं पता वो जीरो है या नहीं। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि वो जीरो है या नहीं। निकालोगे कैसे। तो आपके पास तीनों एंगल के बीच में कोई रिलेशन है क्या। अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या आपको कोई रिलेशन पता है अपने पास रिलेशन। क्या है रिलेशन, अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों अपने पास। हाँ उनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमें पता है, इसीलिए ना अपन ने याद किया डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी।
अल्फा बीटा पता होंगे तो गामा निकालने के लिए अपन को याद रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू डाल दो। कॉस अल्फा कितना हुआ 45 डिग्री ना, अल्फा 45 है तो कॉस 45 कितना आएगा 1/√2 आएगा ना। फिर कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो इससे देख लो ये कितना आएगा, ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 को दूसरे साइड कर दो तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आएगा 1 - 3/4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा आ गया हमारा 1/4। तो कॉस गामा कितना बोलोगे इससे, कॉस गामा प्लस माइनस 1/2 बोलोगे। दोनों ऑप्शन रहेंगे ना, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। मतलब गामा के दो वैल्यू हैं, अगर प्लस आएगा तो उस मतलब 60 डिग्री और अगर माइनस आया तो 120 डिग्री ना। कॉस -1/2 कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है। तो इसका मतलब वेक्टर आर के भी दो पॉसिबल आंसर होंगे ना। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। मल्टीपल करेक्ट में ऐसे दो ऑप्शन रहेंगे, एक प्लस वाला भी एक माइनस वाला भी, तो आपको दोनों टिक करना रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा आई कैप। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 इनटू कॉस अल्फा आई कैप। अल्फा मतलब 45 डिग्री ना। 10 कॉस बीटा जे कैप, 10 कॉस गामा के कैप। इन सब की वैल्यू डाल दो। अल्फा कितना है 45, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। और गामा की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 1/2। दोनों एक साथ ही डाल दो, दोनों ऑप्शन एक साथ लिख देंगे ना, प्लस माइनस करके लिख देंगे। ध्यान रखना कि प्लस वाला अलग बता सकते हो, माइनस वाला अलग, दो ऑप्शन आ सकते हैं। अब इसको आप क्या लिखोगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5√2 आई कैप। यहाँ पे आ जाएगा 5 जे कैप, यहाँ पे प्लस माइनस 5 के कैप ना। तो आप यहाँ पे एक तरह से दो वेक्टर पॉसिबल है। एक बार प्लस वाला जब यहाँ लोगे तो एक अलग होगा, माइनस वाला लोगे तो। हाँ सिमरन मैं समझ जाऊँ। बच्चों समझ आया सभी को क्या क्या हुआ यहाँ पर। अपने पास रिलेशन था, उसका यूज करके गामा निकाला। एक बार गामा आ गया तो अपना जो फॉर्मूला होता है आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप में डाल दिया। नोट कर लो सभी लोग। ठीक है, फिर अब अगला प्रॉब्लम करते हैं। सपोज आपको एक वेक्टर दिया है 3 आई कैप, 4 जे कैप, -12 के कैप। तो आपको पूछा जाए फाइंड अल्फा बीटा गामा।
ना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड दे रहे थे, एंगल दे रहे थे और वेक्टर पूछ रहे थे। अब क्या है, वेक्टर दे दिया और अल्फा बीटा गामा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ट्राई करो बच्चों। देखो यहाँ एंगल ऐसा नहीं कि एकदम 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ आएगा। आपको जो भी आएगा उसको कॉस इनवर्स करके लिख देना ना, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स के टर्म में लिखना पड़ेगा ना। एंगल की वैल्यू एकदम अच्छी वाली नहीं आएंगी। हाँ सिमरन सही है। सही है, समरन विनय 2 लोगों ने कर लिया। हाँ सही है अनिकेत। क्रिस, वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कॉफिशिएंट का स्क्वायर होता है ना, तो कॉफिशिएंट माइनस हो या प्लस, स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही हो जाएगा ना। जेड स्क्वायर जहाँ लिखा है उसके आगे भी प्लस ही होगा, क्योंकि -12 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, लगभग सबने कर लिया, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो हमें ये पता है कि अगर हमें वेक्टर के एंगल पता है, अल्फा पता है, अगर हमें अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, तो क्या हम इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं?
अगर हमें अल्फा बीटा गामा पता है तो क्या हम इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना। कोई भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल हमें उस डायरेक्शन को साइन चाहिए ना। तो मतलब आर कैप की वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो आई का कोएफिशिएंट आपको क्या बता रहा होगा? अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखा है तो आई का कोएफिशिएंट कॉस अल्फा बता रहा होगा ना, जे का कोएफिशिएंट कॉस बीटा और के का कोएफिशिएंट कॉस गामा बता रहा होगा। अब इस आर वेक्टर को अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। आर वेक्टर लिख दो 3 आई कैप 4 जे कैप -12 के कैप डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सबने निकाला होगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 13 आ रहा है ना। ट्रेस समझ आ रहा है तुझे? 13 आ जाएगा, क्योंकि कॉफिशिएंट प्लस हो या माइनस, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर तो सब प्लस में आ जाएंगे ना, तो नीचे 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आर कैप आया 3/13 आई कैप प्लस 4/13 जे कैप और -12/13 के कैप। ये हमें आर कैप आया। फिर हमें देखो अब ये पता है कि आर कैप में हमेशा आई के साथ जो रहता है वो कॉस अल्फा रहता है। यूनिट वेक्टर जो हम लिखते हैं तो कॉस अल्फा आई कैप ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस अल्फा का ना। ये वाला जो पार्ट होगा कॉस बीटा वो ये है, और कॉस गामा ये है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके ना, दोनों जगह से यूनिट वेक्टर को कंपेयर करके आप लिख सकते हो। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज 3/13। अब ऐसा कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगा तो आपको याद तो होगा नहीं, तो आप इसको क्या लिख दोगे? कॉस को इधर लाके आप ऐसे लिख दोगे अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/13। ना, ऐसे ही हम लोग कॉस बीटा लिख देंगे, कॉस बीटा इज 4/13, मतलब बीटा इज कॉस इनवर्स 4/13 और गामा इज -12/13। तो इसका मतलब गामा इज कॉस इनवर्स -12/13। समझ आया बच्चों? नोट कर लो इसको। हाँ श्रेष्ठ करो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। सर जैसे आपने यहाँ पे पहले आर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है, फिर इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 2, फिर सिंप्लीफाई किया ना, तो उसके हाँ लिए डायरेक्टली हम लोग मैग्नीट्यूड लिख के ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 13 अल्फा लिख अल्फा, सकते हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ लिख सकते फिर हैं, वो हमें पता है डायरेक्ट कि आंसर आ जाएगा सर? हाँ हाँ वो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है ना। ऐसे लिखोगे या वैसे करो वो भी चलेगा।
ओके सर, थैंक यू सर। ना अभी मैं उस चीज को ही बताने जा रहा हूँ ना, पहले समझाया, अब इस चीज को बताऊं। पापा 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 कैंची का नोट हो गया बच्चों? अब देखो जो हमने यहाँ पे सीखा उसको हम लोग थोड़ा समराइज करके अच्छे से फॉर्मूला बना लेते हैं ना। जो अभी श्रेष्ठ बोल रहा था वही चीज। मान लो आपके पास कोई वेक्टर आर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो हमें पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा आर कैप वेक्टर कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट अब क्या है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन में ना, ऐसे आ जाएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि जब भी आर कैप लिखते हो तो आर कैप लिखते हो तो एंगल के टर्म में आर कैप क्या होता है, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा का टर्म यहाँ पर ये वाला टर्म है ना कॉस अल्फा, ये वाला कॉस बीटा है और ये वाला कॉस गामा है कि नहीं। तो हम लोग अब ऐसे फॉर्मूला सोच सकते हैं कि अगर हमें एक्स एक्सिस से एंगल का कॉस चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए, तो एक्स वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। वाई एक्सिस के साथ एंगल का कॉस चाहिए तो वाई वाला कोएफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड के साथ एंगल चाहिए तो जेड वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों? तो आप चाहे तो आप फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक्स कंपोनेंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ना, एक्स के साथ एंगल चाहिए तो एक्स अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वाई के साथ चाहिए तो वाई का वाला कंपोनेंट अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सेम काम जेड वाले के लिए करें। ठीक है बच्चों, आप फॉर्मूला याद रख के भी कर सकते हो या अपना तरीका ध्यान रखो कि कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर लिखो और फिर कंपेयर करके बता दो। तो वेक्टर को रिजॉल्व करना अब हम लोग सीख चुके हैं ना। अब हम लोग अच्छा, कौन सी क्लास में है समरन? फर्स्ट में? अरे वाह, मेरी भी डॉटर का फर्स्ट में ही है, उसका भी लेक्चर चालू है, 9 बजे चालू होता है अभी।
डायरेक्ट मैसेज मत कर, सब कंफ्यूज हो जाएंगे मैं बीच में क्या बोलने लग गया। समरन बोल रहा है उसकी सिस्टर का लेक्चर चालू है, वो भी प्रवासी में है, तो मेरी डॉटर का भी चालू हो गया ना। कल अभी क्या हुआ, कल मैं जब 12th वालों की कल क्लास थी सुबह, तो उसका लेक्चर चल रहा होगा, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो आके मुझे क्या बोलती है कि मेरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है और आप अभी यहाँ पे अपना पढ़ाने में लगे हुए हो, आके मेरा कनेक्ट करो। तो मैंने बोला अरे यार ऑनलाइन में थोड़ा बहुत चलता रहता है, इतना तो क्यों ही प्रॉब्लम लोड लेना। तो बोली नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत बड़ी क्लास में हूँ, मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम कहे हाँ ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब तो अभी प्ले ग्रुप वाले हैं, इनका छूट जाएगा तो चलेगा, तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। मतलब फर्स्ट समझ लो, फर्स्ट और बड़ी क्लास। नहीं मैं तो बचपन में इतना लोड लेता नहीं था यार पढ़ाई का, बाद में लिया था। बचपन में तो मैं एक क्लास में फेल भी हो गया था, थर्ड में मैं फेल हो गया था। थर्ड क्लास मैंने 2 बार पढ़ी है, थर्ड में ईयर बैक लग गया था मेरा। अरे सच बोल रहा हूँ भाई, हम लोग के टाइम में हर क्लास में पास करना पड़ता था, नहीं पढ़ाई अच्छे से करोगे तो फेल कर देते थे। तो तीसरी वाली क्लास में मैं फेल हो गया था सच में। मतलब क्लास का सबसे परम गधा बच्चा जो था वो मैं ही था। तो स्कूल वालों ने बोला कि प्रमोट नहीं किया जाएगा इतने गधे बच्चों को, नहीं ये कुछ सीखेगा नहीं। तो उन्होंने जानबूझ के मेरे को ईयर बैक लगाया था थर्ड में कि मैं पढ़ाई करूं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गधे बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ अभी हो गया ऐसा ना, अभी ऐसा हो गया है कि 8 तक सबको प्रमोट कर देते हैं, हम लोग के टाइम में प्रमोट नहीं करते थे। नई एग्जाम में लिख के आओगे तो फेल कर देंगे। 10th में यार हम लोग के टाइम परसेंटेज कम आते थे, मेरे 76% थे, यूपी बोर्ड में तो कम ही आते थे यार। और थर्ड में ईयर बैक लगाने के बाद भाई स्कूल जाने में मुझे ऐसी शर्म आती थी ना, कि सब देखते थे, ये मेरे साथ वाले बच्चे आगे चले गए मैं पीछे, सब मुझे देखते थे, ये वही बच्चा है जिसको हमारे साथ था और बाद में अब फिर से पढ़ रहा है। हाँ ये तो है, अभी तो मेरे उस टाइम के साथ वाले बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन फेल होने का मैं तो बोलता हूँ फायदा तो होता है भाई। फेल होने के बाद झटका लगता है तो आदमी पढ़ाई कर लेता है। हाँ यार अब इस बार जुलाई तक आने वाले थे ना अंकित शायद, जुलाई देखो 3rd या 4th वीक में आएंगे। भाई फेल होने के बाद झटका बहुत सही लगता है। आज की डेट में तो 10 तक लोग फेल ही नहीं करते हैं, बट उससे मेरे हिसाब से गलत इम्पैक्ट जाता है। 15 जुलाई बोला है रिजल्ट का। थर्ड में तो जब मैं फेल हुआ था, तो उस टाइम तो क्लास का सबसे परम गधा बच्चा था मैं, लेकिन 2 साल में मैं इम्प्रूवमेंट करके 2 साल में जब तक मैं 5th में आया था तो मैं क्लास का मॉनिटर रहता था। उस टाइम पे मॉनिटर का एक बैच देते थे, तो मैं मेरे पास वो मॉनिटर वाला बैच रहता था। तो इसीलिए टेस्ट लेता रहता हूँ मैं तुम लोगों के वीकली, कि फेल करोगे तो पढ़ाई करोगे।
हाँ मेरा यूपी बोर्ड था यार। ये नोट हो गया बच्चों? यूपी बोर्ड यार, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। बच्चों आगे चलें। नहीं नहीं, हम लोग के टाइम से 10th बोर्ड में भी जो बच्चे पास होते थे वो भी मतलब ऐसा नहीं था 100% बच्चे पास हो रहे हैं। हमारे टाइम पर अगर 100 लोग एग्जाम देते थे तो 30% बच्चे पास होते थे, 70 बच्चे फेल हो जाते थे। हाँ हाँ, बिहार का टॉपर वो तो यार फर्जी वाला था पूरा। मेरे टाइम में जो 10th का रिजल्ट था वो था 27%। मतलब समझो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया था तो 27 बच्चे पास हुए थे और 73 बच्चे फेल हुए थे। बोर्ड के का बता रहा हूँ। मतलब तुम जिधर अपने आसपास देखोगे सब फेल है, कोई बात नहीं है। ये हालत रहती थी पहले। पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। और अभी क्या रहता है, 90%, 95% बच्चे पास है, पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई लोड नहीं है। हाँ, फेल होने का मतलब है वापस उसी स्टैंडर्ड को रिपीट करना है। मतलब मैंने अपने स्कूल में देखे हुए थे। मेरे स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा था, वो 3 साल से 10th में फेल हो रखा था। चौथा साल 10th में रिपीट कर रहा था। जब मैं 10th में गया था उस साल उसका चौथा साल था। मतलब लोग ऐसे रिपीट कर करके पास होते थे 10th। हालांकि इतने महान कम ही होते थे, लेकिन कुछ कुछ होते थे जो 4 4 साल लगा देते थे। हाँ, पहले के टाइम में ऐसे ही रहता था। 20%, 30% ही रिजल्ट होता था। सही बात है सिद्धि। और अपन बिना रिजल्ट के ही एग्जाम के वेट कर रहे हैं। 4 साल में तो बीटेक ही हो जाता है। सही बात है ऐसा। ये तो है। लकी तो हो तुम लोग। सही है, पहले तो ऐसे ही होता था यार। हाँ हाँ ईशान, सही बात है, तूने तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी अभी बिना एग्जाम के पास हो रहा है। हाँ वो तो यार, बिहार टॉपर तो यार कुछ भी, गांव वाले बच्चों को अब तो कुछ भी चीटिंग करा के, अभी तो पूरा ही चेंज हो गया। अब तो यूपी में भी चेंज हो गया, पहले का ही बता रहा हूँ। अभी तो यूपी में भी 90% लोग पास होते हैं। 10th में मेरे 76% थे यार, बट उस टाइम पे 76 मतलब बहुत अच्छे माने जाते थे, क्योंकि पास ही होते थे 27%। और वो पास होने वाले कोई के 45% है, कोई के 50%। 60% तो मतलब बहुत अच्छा फर्स्ट डिवीजन होता था। तो 76 तो मतलब उसमें मार्कशीट में लिख के देते थे विथ ऑनर। मतलब फर्स्ट डिवीजन नहीं, वो लिखते थे विथ ऑनर आपने पास किया है। मतलब वो जो जिनका 75% से ऊपर मार्कशीट रहता था उनको अलग से एक अलग कलर्ड मार्कशीट देते थे विथ ऑनर के लिए। तो मेरा अलग उस टाइम पे, बच्चों का बाकी का अलग रहता था, मेरा अलग था 75 के ऊपर वाला का। तो अच्छा लगता था देख के, अरे वाह मैं तो अलग हूँ इनसे। बट सारा क्रेडिट थर्ड के फेल होने को जाता है भाई। जेई में यार मैं थोड़ा लूज हो गया था पढ़ाई करने में, 3000 कुछ रैंक आई थी। हाँ यूपी में मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर सीरीज देख के मत तू दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना। वेब सीरीज में तो कुछ भी दिखाते हैं। हाँ एडवांस का ही बता रहा हूँ, हम लोग के टाइम मेंस नहीं होता था, बस मतलब ऐसा दो वाले नहीं चक्कर रहता था, प्री और मेन होता था। हाँ मेरे एरिया में तो मेरा वर्ड था भाई।
नहीं, डायरेक्ट एडवांस नहीं होता था, प्री और मेन होता था। जैसे अभी जिसको मेन बोलते उसको उस टाइम प्री बोलते थे, और जिसको एडवांस बोलते उसको उस टाइम मेन बोलते थे। प्री केवल क्वालिफाइंग होता था, फिर एडवांस देना, फिर मेन होता था। नहीं नहीं, मैं कोटा वोटा नहीं गया था, मैं तो अपने होम टाउन में ही पढ़ा था, आराम से घर पे रह के। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। मेरा होम टाउन यार बनारस है, वाराणसी। हाँ देखो, मैंने तुम लोग को इसीलिए बताया कि सबको पता होना चाहिए कि कुछ भी गधा नहीं होता ना, जो पढ़ाई करेगा वो कर सकता है। यार हम लोग ये पेस में मिले थे यहाँ, पहले हम लोग पेस में थे ना, नासिक पेस में, फिर उधर से अलग हुए थे ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट एक समझ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ग्रेविटी ओपन किए यार 3 साल करीब हो गए। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ सवनी, यही उम्मीद है मुझे बच्चों से अपने। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो और ग्रेविटी का नाम ऊपर करो। और कोई ये मत समझो कि मैं कर नहीं सकता, गधा हूं, क्योंकि तुम देखो, जब मैं फेल होके कर सकता हूँ तो तुम लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो क्या होता है, जैसे स्पेस में कोई पॉइंट को आपको बताना है ना, मान लो आपके पास, आपने एक्सिस बनाया हुआ है, और आपने कोई एक पॉइंट लिया हुआ है ना, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी। तो इस पॉइंट को आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो उसको बताने के लिए दो तरीके रहते हैं। एक तो हम उसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं ना, कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना जाना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना जाना है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना जाना है, तो हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि हम उसको वेक्टर फॉर्म में बता देते हैं ना, हम ऐसे ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये ओपी जो वेक्टर है ना, इसको बोलेंगे ये पोजीशन वेक्टर है, पी का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ना। तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देंगे ना, हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देंगे, और हेड हमेशा उस पॉइंट की तरफ बनाएंगे, तो इसी को नाम देंगे पोजीशन वेक्टर ना। कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देना है ना। अगर मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट ए है और हमें उसका पोजीशन वेक्टर दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे वेक्टर बना के लिख देंगे ना। तो ओ ए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो एक्स वाला पार्ट है, ये क्या बता रहा है, एक्स वाला पार्ट, उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये एक्स कंपोनेंट है ना इसमें। हाँ, पी हमेशा हेड होगा ना। अब देखो ओपी वेक्टर के लिए, अगर हमारा
एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक्स का मतलब होता है कि उसका ये एक्स कंपोनेंट है ना। अगर मैं इसके हेड से परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा वो आएगा ना। तो ये हमारा एक्स क्या होगा, एक्स कंपोनेंट है। ये जो कोऑर्डिनेट होता है वही उसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट पता है तो हम वेक्टर को लिख सकते हैं ना। अगर मुझे ओपी वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप, एक्स वाला कंपोनेंट इंटू आई कैप, वाई वाला कंपोनेंट इंटू जेड कैप, और जे कैप इंटू जेड वाला कंपोनेंट इंटू के कैप। मतलब कोई भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मुझे क्या करना है, बस उसका कोऑर्डिनेट देख लेना है। कोऑर्डिनेट देख लो, फिर एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप मल्टीप्लाई कर दो, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट कर लो इसको। पापा मुझे पानी पीना है। नहीं नहीं नहीं, देखो समरन, यहाँ पर जैसे कोई भी वेक्टर लिखते हो, कोई भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं ना, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं वही उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ना। तो वो यहाँ तक का पूरा वेक्टर देगा। जब एक्स आई कैप करोगे तो ये पूरा ये वाला वेक्टर देगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इस वेक्टर को अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या चाहिए, इसके तीनों कंपोनेंट चाहिए ना। तो ये कोऑर्डिनेट ही उसके कंपोनेंट होते हैं। समझो समझन, पीछे हम कैसे करते थे, कोऑर्डिनेट वो कंपोनेंट निकाल के ऐसे करते थे ना। तो अगर कोऑर्डिनेट दिया तो हमें डायरेक्ट वो कंपोनेंट ही बता दिया, तो अपना काम और आसान हो गया है। ये नोट करो तो इस पे प्रॉब्लम करते हैं और क्लियर हो जाएगा। हाँ ये वही है क्रिस, जो अभी समझाया ना वही है। बस इसका नाम बताया कि ये पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट पी का पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर यूज करेंगे वो पोजीशन वेक्टर है। समझो बच्चों ना, अगर मुझे इस पॉइंट पी को बताना है तो बताने का तरीका क्या है, हम ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देंगे और इधर हेड लगा देंगे। तो ये पॉइंट पी को बताने का तरीका है, उसका पोजीशन वेक्टर है। अब देखो, जैसे मान लो आपको कहीं पे बोला गया कि भाई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, 5, तो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है कोई भी पॉइंट का, तो मतलब आपको उसके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स बता दिए गए हैं। और कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें कंपोनेंट ही तो चाहिए होता है ना। हमें उसके कंपोनेंट पता है पॉइंट ए के, तो हमें ये जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ओ ए ना, वो हम कितना लिख देंगे, एक्स वाले कंपोनेंट में आई कैप, 2 आई कैप,
y वाले कंपोनेंट में j कैप और z वाले में k कैप ना। ये हमारा जो भी कोएफिशिएंट दिए हैं, जो भी कोऑर्डिनेट दिए हैं वो रख दो और i j के मल्टीप्लाई कर दो, तो यही उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पोजीशन वेक्टर को हम नॉर्मली ओ ए ओ बी ऐसे लिखते हैं ना, कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, आर लिख देते हैं और नीचे सबस्क्रिप्ट में ए, आर ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, दोनों तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो एक कोई पॉइंट बी है, तो इसको एक पोजीशन वेक्टर हमें लिखना है, तो हम एक तो डिनोट कैसे करते हैं, एक तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ ओ लिख देंगे, ओ बी लिख देंगे तो मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, या फिर आर लिख के सबस्क्रिप्ट में बी लिख देंगे तो मतलब बी का पोजीशन वेक्टर ना, हम डिनोट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? आर ए आर बी ऐसे लिखो या फिर ओ बी ओ ए ऐसे लिखो, दोनों चलता है। ये सब देखो नाम है ना, ओ ए ओ बी ये सब नाम है, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट नॉर्मली कन्वेंशन वाइज हम लोग ऐसे देते हैं, अदरवाइज आपको जो भी चिंटू पिंटू लगे वो लिख दो, ऊपर एरो बना दो, ए बी सी डी कुछ भी ऐसे आप नाम दे सकते हो। नोट हो गया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो हमें देखने थे, तो अब हम लोग अगला देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये अभी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा यूज होगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मान लो आप स्पेस में कोई पॉइंट ए पे खड़े थे और ए वाले पॉइंट से आप मूव करके कोई पॉइंट बी पर आ गए, तो ए से बी को मिलाने वाली ये जो डायरेक्ट लाइन होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको हम बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप गए हो कुछ ऐसे, लेकिन ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसमें अगर आप इधर को एरो बना दोगे तो इसको बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। यहाँ पर ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ जो वेक्टर जा रहा है ये ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या, कैसे निकालोगे? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियली यहाँ पे थे फाइनली यहाँ हो, तो इसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी इसी को बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ होगा ना, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब इनिशियल और फाइनल ना। इनिशियली ए पॉइंट पे थे आप और आप घूमते टहलते हुए बी पॉइंट पे आ गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन ये है, ये फाइनल पोजीशन, तो इनके बीच की ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
और वेक्टर के फॉर्म में उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड किधर होगा, फाइनल पॉइंट की तरफ। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, अगर मान लो हम ओरिजिन से पॉइंट ए को मिला दें ना, ओरिजिन से पॉइंट ए को मिला दें और ओरिजिन से पॉइंट बी को मिला दें, तो ओ ए वेक्टर, यहाँ पे अगर आप देखो ये एक ओ ए वेक्टर है ना, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, और ये ओ बी क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप लिख सकते हो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर होगा ओ बी वेक्टर? क्या हम ट्रायंगल लॉ से ये लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर हेड टू टेल ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर? तो ऐसे लिख देते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है ना, हमने पोजीशन वेक्टर तो निकालना सीख रखा है, ओ ए ओ बी निकालना तो हमें आता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहीं पर भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो हमें क्या करना है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है ना। अगर हम इसको आर ए बोलते हैं, इसको आर बी बोलते हैं, तो हमने ये क्या निकाला है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम डी से लिखें तो डी बराबर होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा आर लिख सकते हो ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। नोट करो यहां तक। हाँ वो अभी बता रहा हूँ समरन, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, वो भी बताने वाला हूँ। ये नोट करो फिर देखो। यार थर्ड क्लास की मेरे को एक बहुत सही स्टोरी याद आई, वो सुनाता हूँ तुम लोगों को। देखो तुम लोग को ये तो मैंने बताया कि थर्ड में मैं परम गधा था, एकदम फेल हो गया था एक साल। तो उस साल का एक बार का मुझे याद है कि एक बार टीचर ने होमवर्क दिया होगा। तो हम लोग के टाइम में क्या रहता था, होमवर्क देने के बाद मतलब अगले दिन वो चेक होता था, सब बच्चों को कॉपी जमा करनी पड़ती थी। तुम लोग के टाइम अभी कैसे होता है, होमवर्क चेक होता होगा ना, डेली जाओ तो कॉपी जमा करो, फिर होमवर्क चेक नहीं होता क्या? अच्छा डेली नहीं होता। तो हम लोग के टाइम तो आज होमवर्क मिला है तो कल जाने पर पहले आपकी सारी कॉपियां जमा होती थी, और वो टीचर फिर चेक करते थे। नहीं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसे जब स्कूल
ऑफलाइन था तब की बात कर रहा हूँ। तब कैसे करते थे? अच्छा, तब भी नहीं होता था। तो उसमें क्या होता है कि कॉपी हम लोग से ले लेते थे, फिर टीचर जब भी जिस क्लास में वो फ्री रहते थे उसमें वो बैठ के चेक करते थे। तो मेरे को याद है एक बार कोई ऐसे ही सब्जेक्ट का होमवर्क रहा होगा, मैंने कॉपी जमा कर दी थी। फिर वो कोई और क्लास में पीरियड चेंज हो गया, कोई और पीरियड चल रहा था, तो मैं ऐसे ही ब्रेक नहीं मतलब ऐसे ही वॉशरूम के लिए गया। तो एक क्लासरूम में वो टीचर चेक कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि मुझे बुलाया, उन्होंने बोला ये देखो तुम्हारी क्लास का कौन सा बच्चा है, इसने देखो होमवर्क में क्या कर रखा है। तो उसमें क्या था, उसमें था कि होमवर्क दिया हुआ था ऊपर, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखना था। तो होमवर्क में भी क्या लिखा हुआ था, हर एक लाइन में चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं बोला हाँ ये क्या है मैडम? मैंने बोला बहुत ही गधा बच्चा है ये, इसको बोलो जाकर के कि थोड़ा पढ़ाई कर लिया करे। मैं मन में सोच रहा था अरे यार ये तो मेरी ही कॉपी है। मैं कहा यस मैम, मैं अभी जाके बोलता हूँ। हाँ मैं ही था ना यार, मैं परम गधा था, तो ऐसे ही थोड़ी था, मैं ही लिख रखा था। मुझे इतना भी नहीं चमक रहा था कि क्या करना है, मैंने बस चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3 यही लिख रखा था। मैम को बोला यस मैम, मैं अभी जाऊंगा और अभी जाके बोलता हूँ। कॉपी ली अपनी और निकल लिया मैं। हाँ यार पता नहीं उन मैम को नहीं समझ आया, जो भी हो, या तो उनको याद नहीं रहा हो, उन्होंने मुझसे ही बोला बाई चांस, मैंने अपनी कॉपी ली और निकल लिया। लेकिन तब तक भी मुझे चमका नहीं था कि पढ़ाई कर ले भाई, क्या चल रहा है। फिर लास्ट में जब फेल किया तो समझ आया कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा। थर्ड का ही बता रहा हूँ, थर्ड में ही मैं महान ज्यादा था ना। अपन क्या रहता था, फर्स्ट सेकंड में ऊपर टीचर जो लिखती थी नीचे वही लिखते थे, फर्स्ट सेकंड में ऐसे ही पढ़ते थे ना। हाँ उस टाइम पे तो टीचर भाई बहुत खतरनाक मारती थी, ऐसे बाल हिलाती थी और दीवार पे लड़ा देती थी झटके में। ऐसी खतरनाक टीचर थी, मेरे को अब भी याद है कि बाल पकड़ के ऐसे जोर से हिलाती थी, फिर साइड में दीवार रहती थी उस पे लड़ा देती थी। पहले से तैयार रहते थे हम लोग कि टीचर झटके में छोड़ेगी, वो भी तैयार रहती थी कि जब 3-4 बार अचानक से छोड़ती थी, कि कितने भी तैयार हो लड़ना ही रहता था। अपन को एक्चुअल में क्या था, फर्स्ट सेकंड में आदत रहती थी जो ऊपर वाली लाइन में लिखा वही नीचे लिखते रहते थे। थर्ड में आने के बाद भी मेरा ट्रांजिशन ही नहीं हुआ था। हाउस सर तो बाल बाल बचा था, नहीं तो फिर टीचर बाल पकड़ के लड़ाती दीवार में एक बार। उस टाइम टीचर बहुत खतरनाक, सबके अपने अलग अलग तरीके रहते थे मारने के। कोई दीवार पे लड़ा देता था, कोई स्केल से मारता था, कोई कोई वो स्केल आता था बड़ा वाला एक, उससे पीटता था कोई। और कोई का तो भाई साहब एकदम वो, हाँ डंडा भी रहता था बट मोस्टली डस्ट वो स्केल मिल जाता था, लकड़ी वाला स्केल आता था बड़ा सा एक। हाँ तो अभी भी कुछ कुछ जगह है वैसा। और कुछ लोग तो मुक्का मारते थे एकदम जोर से पीठ पे, उस टाइम का तो बाप रे, मुक्के वाले सर से तो बहुत डर लगता था। पेंसिल हाथ में चुबा देते थे, अरे बाप रे। तो देखो बच्चों अब, अच्छा तुम लोग की स्कूल बीच में ओपन हुई थी?
अब देखो यहाँ पर अगर मान लो पॉइंट ए का आपको कोऑर्डिनेट दिया जाता है, एक्स डी मतलब क्या बोल रही है सवनी? अच्छा अच्छा ओके। अरे यार ये तुम लोग के इतने तो आजकल वो आ गए, मेरे को पता भी नहीं रहता ये क्या है। ओके। तो मान लो ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है ना। अगर मान लो हमें इनके पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं ना। हमें पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है मतलब ए बी वेक्टर लिखना है तो बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है ना। तो हमें क्या लिखना है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओबी वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 z2। तो ओबी वेक्टर को क्या लिखोगे, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस ओ ए का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1। ओ ए का कोऑर्डिनेट था तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप z2 k कैप। तो ये देखो कितना हो जाएगा, इसमें आई वाले सब एक साथ कर दो, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। हाँ हाँ z1 होगा z। तो इसका मतलब देख लो कहीं पे भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको जो भी आपका ए बी वेक्टर था उसके ए बी तो उसके टेल का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1 और हेड का कोऑर्डिनेट था x2 y2 z2। तो अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है तो आप सीधे क्या करोगे, पूरा इतना नहीं सोचोगे, आप सीधे हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे और x वाले में i कैप मल्टीप्लाई कर दोगे, y वाले में सब्ट्रैक्ट करने के बाद j कैप और z वाले में सब्ट्रैक्ट करने के बाद k कैप ना। तो पूरा हम इतना बार बार डायग्राम बना के नहीं सोचने वाले ना कितना करेंगे हम, सीधे हमें ए बी वेक्टर निकालना है, टेल का कोऑर्डिनेट पता है, हेड का कोऑर्डिनेट पता है ना। तो ये वैल्यू डाल के हमने निकाल दी, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। समझ आ रहा है बच्चों? ना तो इसका मतलब अगर कभी आपको दिया जाए कि कोई पॉइंट P से कोई पॉइंट Q पे गया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट है 1,3,4 और Q का कोऑर्डिनेट है कुछ -2,0,5, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं मॉड नहीं होगा ना, बस आपको जो भी है वो डाल दो ना, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, यहाँ मॉड कुछ नहीं लगाना है, नहीं प्लस माइनस जो भी आएगा वो ऐसे लिख दोगे। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसी का मॉड ले लोगे ना। मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो आप देखोगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा।
i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये देखो यही होगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है ना कि अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना। ये पता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अपन ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था ना, 10th में भी पढ़ा होगा। और ये देखो ये हमारा वेक्टर था, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हमें p का कोऑर्डिनेट पता था और आप यहाँ गए q पे गए, उसका कोऑर्डिनेट पता है, हमें pq वेक्टर चाहिए ना, pq वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p से q को ज्वाइन कर देंगे, p से q को ज्वाइन करेंगे तो वो ये वाला वेक्टर हमें निकालना है। ये pq वेक्टर, pq वेक्टर कैसे निकालोगे, q के कोऑर्डिनेट में से, q यहाँ पे हेड है ना और p टेल है, तो हेड के कोऑर्डिनेट में से -2 में से टेल का कोऑर्डिनेट 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 3 j है, प्लस z2 माइनस z1 5 माइनस 4 एक है, तो ये आ जाएगा -3 i कैप -3 j कैप प्लस k कैप ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो मॉड ले लेंगे ना, अगर आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी निकालने को बोला है तो मॉड ले लें। समझ आ रहा है बच्चों? तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया ना। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में थोड़ा सा बस और बचा हुआ है। अभी टाइम कितना है, 2 ही मिनट है यार, नहीं हो पाएगा। तो अब होमवर्क दे देता हूं, फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर शुरू होगा। तो अब होमवर्क दे देता हूं ना। अब थोड़ा ही बचा है, अब लगभग कंप्लीट होने पे आ गया, बस मल्टीप्लीकेशन है। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन दिए थे शायद इससे ना। और इलुस्ट्रेशन कौन कौन सा दिया था करण? होमवर्क में
एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 96, 97, इलस्ट्रेशन में 51, 52, 53, इंडेक्स में हुआ है 7, 8, 9, 10। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ठीक है, इतना होमवर्क कर लो ना। ठीक है बच्चों, इंडेक्स 5 क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। अब नेक्स्ट क्लास में बता देना ना जो भी डाउट रहेगा। हाँ कर सकते हो सवनी ना, जब तक जिनके पास लग रहा है टाइम है तब तक आप YouTube पर मेरे लेक्चर्स हैं सारे, उनको देख सकते हो ना KVPY के लिए। पहले ऑप्टिक्स कर लेना सब लोग, ऑप्टिक्स करने के बाद इलेक्ट्रो देखना स्टार्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। ओके बच्चों, सिद्धि बढ़िया तो है ही है यार, फेल तो मैं हुआ था, तुझे तो मजे ही आएंगे।